विनाश क्या है, प्रलय का मंजर कैसा होगा, हमारे पुरखों ने अलग अलग वर्णन किए और हमने अलग अलग नज़रों से दृश्यों को देखा। कुछ दृश्य आप भी देखिए। जनवरी 2019, अमेज़न के वर्षा वनों में लगी आग, इसने खूब सुर्खियां बटोरी। साउथ अमेरिका का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आया। ब्राजील इससे प्रभावित होने वाले देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर था। उस तरफ पुराने सूखे पेड़ों को जलाकर खेती लायक जमीन तैयार करने की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन 2019 में जो हुआ वो कल्पना से परे था। उस समय अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की एक तस्वीर वायरल हुई थी। अंतरिक्ष से खींची उस तस्वीर में पूरा ब्राजील धुएं से घिरा दिख रहा था। अगले साल आगजनी की घटनाओं में 28% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अब ग्लोब के दूसरे हिस्से में चलते हैं और दूसरे महीने में जून 2019, गर्मी के मौसम में ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर की घटनाएं आम हैं। सूखे पेड़ों को जलाकर आग शांत पड़ जाती है, लेकिन 2019 में ऐसा नहीं हुआ। गर्म हवाओं और सूखे ने मिलकर इस आग को भड़का दिया। और फिर क्या था, अगले कई महीनों तक ऑस्ट्रेलिया के जंगल स्वाहा होते रहे। इसकी आंच शहर तक भी पहुंची। सिडनी जैसे महानगर में प्रदूषण का स्तर 11 गुना बढ़ गया। ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड फायर में 2.5 करोड़ एकड़ से अधिक में फैले जंगल नष्ट हुए, 1 अरब से ज्यादा जानवरों की मौत हुई और कई प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। और आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर-नवंबर 2020, हरिकेन एटा के कारण सेंट्रल अमेरिका बुरी तरह प्रभावित हुआ। कई देशों में बाढ़ और भूस्खलन ने सैकड़ों जान ली। 80 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए और कुल नुकसान लगभग 60,000 करोड़ रुपए का। हालांकि इन देशों ने तूफान से बचने के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन रफ्तार से ये भी मात खा गए। और क्योंकि जानकारों का कहना है कि नए तूफान की रफ्तार इन अनुमानों से कहीं ज्यादा थी। और आगे बढ़ते हैं। इस बरस आते हैं, एन इस महीने पर आते हैं, अगस्त 2021। ग्रीस, तुर्की, स्पेन, इटली और लेबनान के जंगल एक एक कर जल रहे हैं। अमेरिका का कैलिफोर्निया स्टेट लगातार दूसरे बरस अपने इतिहास की सबसे खतरनाक वाइल्ड फायर का यानी जंगली आग का सामना कर रहा है। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों में से एक साइबेरिया के जंगलों में भी आग लग चुकी है। रूस के कई शहरों के ऊपर धुएं की चादर बिछी है। जर्मनी और चीन में बाढ़ आई है। ईरान में सूखा है। वैसे बाढ़ हमारे बुंदेलखंड में भी आई है। ये सारी घटनाएं अप्रत्याशित हैं, मतलब कि ऐसी आपदाओं का अनुमान किसी ने नहीं किया था। ये आपदाएं पिछले 1-2 साल के भीतर आई हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन आपको अगर ये लग रहा है कि ये बहुत है तो गलतफहमी है। हाल में आई एक रिपोर्ट में कहा गया कि जो अतीत में देखने को मिला वो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है और ये सीधे तौर पर इंसानी सभ्यता के अस्तित्व से जुड़ी है। यूनाइटेड नेशंस का पर्यावरण से जुड़ा पैनल है जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC। इसने जलवायु परिवर्तन के खतरे से जुड़ी अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश की है। 2 हफ्ते तक चले मंथन के बाद 195 देशों ने इस रिपोर्ट को मंजूरी भी दी है। यानी रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं उस पर दुनिया के अधिकांश देश एकमत हैं। क्या है इस रिपोर्ट का सार? आसान भाषा में कहें तो ये हमारे लिए अंतिम चेतावनी की तरह है। अगर हमने वक्त रहते सही कदम नहीं उठाए तो अगले कुछ वर्षों में कई देश हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में और क्या है, किन देशों पर सबसे ज्यादा खतरा है, भारत के संदर्भ में क्या कहा गया है और आगे का रास्ता क्या है, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी और ये है लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय खबरों से जुड़ा प्रसंग बुलेटिन दोनों ही दुनियादारी। पिछले कई वर्षों से क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन सबसे चर्चित कीवर्ड्स की लिस्ट में बना है। दुनिया की आधी से अधिक समस्याओं की वजह। पहले यह समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या। किसी इलाके में बरसों का जो वेदर है, मौसम है, उसको पैटर्न क्लाइमेट कहते हैं। वेदर पैटर्न क्लाइमेट, कि यहाँ पर ऐसा मौसम होता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो साहब ये चौमासे के महीने हैं, यहाँ पानी बरसता है, यहाँ पर खूब ठंड पड़ती है पूस के महीने में। इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन है, अगर इस सामान्य स्थिति में बदलाव आए, मान लीजिए कि अगस्त में हचक के ठंड पड़ने लगे, नवंबर में हचक के पानी गिरे, तो क्या होगा? खेती का पैटर्न पूरा बदल जाएगा, सब चीज़ों में छीछल इधर हो जाएगी, क्योंकि हम मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से इसके लिए तैयार नहीं होंगे। अभी दुनिया में ये कैसे हो रहा है बदलाव? अंटार्कटिका में गर्मी पड़ने लगे, सहारा के रेगिस्तानों में बर्फ गिरने लगे, तो वहाँ पर भी ऐसी ही भड़बड़ाहट हो जाएगी, क्योंकि लोग वहाँ की जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल चुके हैं। उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल होगा, नई मुश्किलें पैदा होंगी।
ये आशंका अब तक हम किताबों में पढ़ते थे या फिल्मों में देखते थे कि साहब अचानक से मौसम बदल गया और बहुत बदल गया, लेकिन अब ये शनै शनै धीमे धीमे धरातल पर आ रहा है। दुनिया में क्लाइमेट चेंज की रफ्तार तेज हो गई है। आप लगातार सुन रहे होंगे कि धरती पर मौजूद ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके क्या नुकसान है? ग्लेशियर हमारी धरती, हमारे समंदरों की हिफाजत करने वाली एक छतरी की तरह है। उनकी बर्फ सूरज से आ रही अतिरिक्त ऊष्मा को वापस अंतरिक्ष में लौटा देती है और इस तरह से हमारे धरती ग्रह का तापमान नियंत्रण में रहता है। लेकिन जब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर्स तेजी से खत्म हो रहे हैं, आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ खत्म हो रही है, उसके भीतर का समुद्री पानी एक्सपोज हो रहा है। ये अब सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में नहीं भेजता, सोख लेता है इसके बजाय, और इसके चलते इन ध्रुवों का तापमान बढ़ रहा है। इन ध्रुवों का तापमान बढ़ने के चलते ग्लेशियर के पिघलने की प्रक्रिया भी बढ़ रही है। अनुमान है कि साल 2100 तक दुनिया के 1/3 से ज्यादा ग्लेशियर पिघल जाएंगे। इससे क्या खतरा है? ग्लेशियर के पिघलने से समंदर का जल स्तर बढ़ेगा और जो प्रायद्वीपीय देश हैं वो डूब जाएंगे। एक उदाहरण देते हैं आपको। हिंद महासागर में एक देश है मालदीव, जहां पर हमारे लोग लॉकडाउन के दौरान छुट्टियां मनाने जाते हैं, पैसे वाले। मालदीव के 80% द्वीप समंदर से 1 मीटर से भी कम ऊंचाई पर बसे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हर साल समुद्र का स्तर 3 से 4 मिलीमीटर बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि 2050 तक मालदीव के कई द्वीप समंदर में समा जाएंगे। इस सदी के अंत तक पूरा मालदीव ही गायब हो सकता है। साल 2012 में मालदीव की सरकार ने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया, भारत और श्रीलंका में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं ताकि विस्थापित लोगों को वहां बसाया जा सके। तो ये एक उदाहरण है, देशों के डूबने का खतरा है, रियल खतरा है। इसके अलावा तापमान बढ़ने की वजह से कई इलाकों में सूखे के हालात भी बनेंगे। भूजल का स्तर नीचे गिरा तो खेती के लिए पानी मुश्किल हो जाएगा, यानी भोजन पर संकट पैदा होगा। हीट वेव और वाइल्ड फायर की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। खतरनाक चक्रवात और फ्लैश फ्लड की संख्या बढ़ जाएगी। और डर वाली बात यह है कि इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल होगा। मतलब इंसान हमेशा के भय के साए में जिंदगी बिताएगा। ये तो क्लाइमेट चेंज के मुख्य स्वरूप होगा जिसके बारे में हमने आपको बताने की कोशिश की। अब ये समझते हैं कि ये हो क्यों रहा है, वजह क्या है। तापमान में बेतहाशा वृद्धि की एक वजह है कार्बन डाइऑक्साइड का तेजी से हो रहा उत्सर्जन। आपको पता है, जंगल, पेड़ पौधे, मिट्टी, समंदर, ये सब कुदरत के फेफड़े हैं। हम जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते थे उसका आधे से ज्यादा हिस्सा ये सोख लेते थे। लेकिन इंसानों ने जंगलों को तेजी से काटना शुरू किया, कभी खेती के लिए, कभी खनिज संसाधनों के लालच में, और कभी इंसान की बसाहट के विस्तार के लिए, कभी कारखानों के लिए। जंगल की कटाई के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन की गति भी बेतहाशा बढ़ गई। जब हमने कोयला, तेल और गैस का इस्तेमाल करना नहीं सीखा था, तब से अब तक धरती का तापमान औसतन 1.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों ने एक लिमिट तय की थी तब। कहना था उनका कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी को झेला जा सकता है। लेकिन नया अनुमान कह रहा है कि 21वीं सदी खत्म होते होते धरती का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, अगर इसी रफ्तार से चलते रहे। इससे पहले भी पहुंच सकते हैं इस अनुमान पर, अगर रफ्तार तेज हो गई। अभी वाले स्तर पर ही हम जैसी घटनाएं देख रहे हैं, अगर यहाँ से 3 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान और बढ़ता है तो क्या तबाही मचेगी, आप कल्पना कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज की इन्हीं भयावहताओं और आशंकाओं को आईपीसीसी की रिपोर्ट ने जोर शोर से उठाया है। आईपीसीसी क्या है, इसको भी जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1988 के साल में की गई थी। ये हर 5-7 साल में क्लाइमेट चेंज से जुड़ा विश्लेषण पेश करता है। पिछली विस्तृत रिपोर्ट 2013 में आई थी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जब ये रिपोर्ट आई तो कहा कि ये आखिरी वार्निंग है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में एक स्वर में इस बात पर जोर दिया गया है कि पूरी समस्या की इकलौती वजह इंसानों की प्रकृति में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी है। और क्या है रिपोर्ट में? इसमें दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक हम इतिहास के सबसे गर्म मौसम में जी रहे हैं। हालिया समय में समंदर का जलस्तर बढ़ने की रफ्तार 3 गुनी हो गई है और अब कितनी भी कोशिश कर लें इसे रोकना नामुमकिन है। इस सदी के अंत तक समंदर का जलस्तर 2 मीटर तक बढ़ सकता है। साल 2150 तक ये स्तर 5 मीटर तक पहुंच सकता है। 1950 के बाद से हीट वेव की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में इसका दायरा और बढ़ेगा। इन सब से विकसित देश तो अपने बचाव का रास्ता निकाल लेंगे, उनके पास पैसा है, संसाधन है, साइंस है। लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा गरीब देशों को होगा। जहां गरीबी, भुखमरी, अस्थिर सरकारों से लोग परेशान हों, वहां उन्हें क्लाइमेट चेंज की बात करना मजाक की तरह लगेगा।
मजाक की तरह वैसे ट्रंप काका को भी लगता था। इनकी जिम्मेदारी इन गरीब देशों की किसको उठानी होगी? विकसित देशों को। ये एक साझा मिशन है। एक भी हाथ छूटा, पूरा सुरक्षा चक्र टूटा। वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि अब वापसी का रास्ता नहीं है। आइदर यू एक्ट ऑन इट और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो आगे का रास्ता है क्या? जानकारों के मुताबिक अभी उम्मीद बची है और उसके लिए साझा प्रयास करने होंगे। अगर 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को आधा और 2050 तक जीरो पर ले आया जाए तो तापमान को अनियंत्रित होने से रोका जा सकता है। हमारे पास ऊर्जा के नए और सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं, यानी ये किया जा सकता है। जलवायु के बारे में वैज्ञानिकों की समझ लगातार विकसित हो रही है। कंप्यूटर तकनीक भी बढ़ रही है। अब हम ज़्यादा सटीक तरीके से मौसम का पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। लेकिन इन सब का मनमाफिक फल मिले, इसका जिम्मा सरकारों की इच्छा शक्ति पर टिका है। नवंबर 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 196 देशों के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने की सारी उम्मीद उसी कॉन्फ्रेंस पर है। इसमें नेता 2015 के पेरिस एग्रीमेंट की समीक्षा करेंगे, आगे का रास्ता तलाशेंगे। IPCC की रिपोर्ट उन्हें क्लियर पिक्चर उपलब्ध करवाएगी। ग्लासगो के कॉन्फ्रेंस से किन अहम फैसलों की उम्मीद लगाई जा रही है? पहला, कोयले के इस्तेमाल पर रोक। दूसरा, जंगलों की कटाई पर प्रतिबंध। तीसरा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा। और चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश। कहा जा रहा है कि हमारी धरती का भविष्य काफी हद तक इसी कॉन्फ्रेंस पर निर्भर करेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि आपसी रंजिश को भुलाकर, तात्कालिक फायदों को भुलाकर इंसानी सभ्यता को बचाने के लिए एकजुट हों। अब ये जानें कि IPCC की इस रिपोर्ट में भारत के लिए क्या है। इसका अनुमान है कि इस सदी के अंत तक भारत के 12 तटीय शहर 3 फीट तक पानी में डूब सकते हैं। इसमें मुंबई, चेन्नई, कोच्चि और विशाखापत्तनम जैसे शहर शामिल हैं। हिमालय के ग्लेशियर भी धीमे धीमे कम होंगे और इसके अलावा कई इलाकों में हीट वेव की आशंका भी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश है। इसमें पहले 2 नंबर पर हैं चीन और अमेरिका। उनके ऊपर उत्सर्जन में कटौती का दबाव रहता है। हालांकि भारत कहता है उसने अपनी ज़रूरत की तुलना में काफ़ी कटौती की है। हमारा तर्क है इस दिशा में पहल विकसित देशों को करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसों और संसाधन की कमी नहीं है। तो ग्लासगो में ये कंसर्न भी रहेगा जो भारत ने तर्क रखा, वो कि जो विकसित देश हैं ये कैसी राह दिखाते हैं, और दूसरा जो विकासशील देश हैं वो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को कैसे पूरा कर पाते हैं। ग्लासगो कॉन्फ्रेंस पर आपकी भी नज़र रहनी चाहिए, हमारी भी रहेगी। ये था आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियाँ सुन लेते हैं। हमारे जो नए लिखाड़ हैं सोनू जी, जिनसे आप पहले भी कई दफ़ा मिल चुके हैं स्वाति की अनुपस्थिति में, वो सुर्खियाँ भी विस्तार से लिखते हैं। सुनिए सुर्खी। पहली अफगानिस्तान से है। भारत ने अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ के वाणिज्य दूतावास को खाली करने का ऐलान किया है। भारतीय दूतावास ने शहर में रह रहे भारतीयों को विशेष विमान से निकलने की अपील की है। इन लोगों को भारतीय वायुसेना के विमान से नई दिल्ली लाया जाएगा। उधर तालिबान के बढ़ते हमलों के बीच दोहा में नए दौर की बातचीत भी शुरू होने वाली है। अमेरिका की तरफ से ज़ाल्मी खालिजाद इसमें हिस्सा लेंगे। अमेरिका और तालिबान के अलावा कई और देशों के प्रतिनिधि और संगठन भी बैठक में शामिल होंगे। इसमें युद्ध विराम और हिंसा कम करने की संभावना तलाशी जाएगी। अमेरिका तालिबान पर हिंसा कम करने का दबाव बनाने की फिराक में है, लेकिन तालिबान इस बात को मान लेगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। अमेरिका पहले ही तालिबान पर हवाई हमलों की संख्या बढ़ाने से इनकार कर चुका है। उसने साफ कहा यह अफगानिस्तान का आंतरिक मसला है। पेंटागन के प्रवक्ता का बयान है कि लड़ाई उनकी है, संघर्ष उनका है, हार जीत भी उन्हीं की है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये 20 साल से वहाँ पर लिट्टी चोखा खाने गए थे। कमाल है। अमेरिका 2 दशक तक अफगानिस्तान में कुंडली जमा कर बैठा रहा। आतंकवाद की समस्या का समाधान करने के इरादे से घुसा, लेकिन पूरा मामला छिछिया कर। और ये हम इतने गुस्से में इसलिए कह रहे हैं काहे से बघार हो जाते हैं, झेलना हम लोगों को पड़ता है। इस समस्या को कई गुना इन्होंने पहले भी बढ़ाया था, जब ये सोवियत संघ से लड़ाई के चक्कर में मुजाहिदीनों को हथियार दे रहे थे और फिर वही मुजाहिदीन कश्मीर में आकर आतंकवाद मचा रहे थे। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया भर का दबाव तालिबान पर तो रहे ही, अमेरिका पर भी रहे। आप ऐसे ही अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते हैं। अगर दोहा में होने वाली बातचीत बेनतीजा रह जाएगी तो फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। तालिबान अफगानिस्तान के 80% से ज़्यादा इलाके पर पहले ही कब्जा कर चुका है। पिछले 4 दिन में 6 बड़े शहर उसके खाते में आए हैं। और अब ऐसे में दुनिया की जो महाशक्तियाँ लोकतंत्र का परचम थामे फिरती हैं, उनको देखना होगा कि तालिबान के हित पूरे होते हैं तो फिर वहाँ के अफगान नागरिकों का क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर तो तालिबान के आते ही बर्बर राज आ जाएगा, इस्लाम की मनचाही व्याख्या होगी पुरातनपंथी ढंग से, और उसके नाम पर लोगों को, आदमियों को, औरतों को, बच्चों को कुचला जाएगा।
ये आतंकवादी हैं, इनसे किसी भी सभ्य विकसित लोकतंत्र की उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी सुर्खी चीन से है। चीन की एक अदालत ने कनाडा के नागरिक रॉबर्ट सेलेनबर्ग की अपील खारिज कर दी। रॉबर्ट को ड्रग्स की तस्करी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। अब चीन का सुप्रीम कोर्ट इस फैसले का रिव्यू करेगा। हालांकि तय माना जा रहा है कि मौत की सजा बरकरार रहेगी। रॉबर्ट सेलेनबर्ग को दिसंबर 2014 में चीन में गिरफ्तार किया गया था। नवंबर 2018 में 15 साल जेल की सजा सुनाई गई। लेकिन इस फैसले के कुछ दिन बाद कनाडा की पुलिस ने टेक कंपनी हुएई के CFO मेंग वांगजू को हिरासत में लिया। फिर चीन नाराज हो गया और धमकी दी कि अगर मेंग को नहीं छोड़ा तो नतीजा भुगतना होगा। कनाडा ने धमकी को नजरअंदाज किया। मेंग की गिरफ्तारी के ठीक 4 हफ्ते बाद चीन में फिर रॉबर्ट सेलेनबर्ग का केस दोबारा खुला और नए सिरे से सुनवाई में उनकी सजा को 15 साल से बदलकर फांसी कर दिया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने आरोप लगाया चीन बदले की भावना से काम कर रहा है। वैसे आरोप कहना ठीक नहीं है, चीन ऐसे ही काम करता है और तब से कनाडा और चीन के बीच संबंध खराब चल रहे हैं। कनाडा के ही एक और नागरिक माइकल पेवोर को उन पर भी मुकदमा चल रहा है। उन पर कल फैसला आएगा। उनके ऊपर जासूसी का इल्ज़ाम है। तीसरी और आखिरी सुर्खी लेबनान से है। यहाँ पर ईंधन की सप्लाई में कमी के चलते भयानक अफरा तफरी मची है। कितनी भयानक समझो। 9 अगस्त को तेल भरवाने को लेकर हिंसा हुई, 3 लोग मारे गए। फ्यूल शॉर्टेज की वजह से बड़ी आबादी बिना बिजली के है। नेशनल इलेक्ट्रिक कंपनी ने हाथ खड़े कर दिए। कह रहे हैं कि एक दिन में 1 घंटा बिजली दे पाएंगे तो बहुत समझिए। अस्पतालों के पास डीजल खत्म हो गया, मशीनें बंद पड़ी हैं, ईंधन की तस्करी हो रही है। जिनके पास स्टॉक है वो कालाबाजारी के धंधे में उतर चुके हैं और सरकार के पास इतना पैसा नहीं कि तेल को इंपोर्ट कर सके। हम जानते हैं कि लेबनान पिछले साल से आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। कोरोना महामारी, फिर अगस्त 2020 में बेरूत ब्लास्ट, इसने हालात और बिगाड़ दिए। लेबनान की मुद्रा का भाव कौड़ियों बराबर रह गया। कल तक एक अमरीकी डॉलर की कीमत 20,000 लेबनीज पाउंड के बराबर थी, लेकिन जब हम आपको ये खबर सुना रहे हैं तब तक अंतर और बढ़ चुका होगा। और सबसे बड़ी समस्या ये कि लेबनान में अभी स्थायी सरकार नहीं। दूसरे देश कह रहे हैं कि जब तक नई सरकार सुधारों को लागू नहीं करती हम मदद नहीं करेंगे। कुल जमा बात ये कि लेबनान फेल्ड स्टेट बनने की कगार पर है। दिन गिने जा रहे हैं। दुनिया में कितना कुछ है जो रोज़ाना होता है। दुनिया में कितना कुछ है जिसका एक अंश दुनियादारी के ज़रिए हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और दुनिया में कितने ही भारतीय बसे हैं जो इस कार्यक्रम को देखते हैं। भारत में भी देखते हैं। भारत वाले बुरा ना माने, कुछ लोग बुरा मानने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। तो अगर आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं और लल्लन टॉप से जुड़ना चाहते हैं, अपने हिस्से के विचार साझा करना चाहते हैं, तो आप दुनियादारी के अंत में जब मैं विदा लूँगा पर्दे से, तो हमारी पेशकश तेरा तुझको अर्पण के बारे में ज़रूर जानिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।